हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज योर कार्बोनाइल कंपाउंड। और कार्बोनाइल कंपाउंड में स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए सिंस फ्रॉम क्लास 12 से लेकर के आईटी जेई एडवांस तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पूछे जाते हैं नीट और केवीपी में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस लेक्चर सीरीज में। तो आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर सीरीज एंड यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देयर रिएक्टिविटी, हाउ व्हाट आर द रिएक्शंस बिहाइंड देम, मतलब कौन कौन सी रिएक्शंस वो शो करते हैं, वो सारा का सारा आपको कवर अप होगा इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो है हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में से दो कंपाउंड मेजरली आते हैं, वन इज योर एल्डिहाइड एंड वन इज योर कीटोन, है ना। दो कंपाउंड आपके मेजरली दिमाग में आते हैं, एक आता है आपके पास में एल्डिहाइड और एक आता है आपके पास में कीटोन। ठीक है, अब इनकी जो अगर हम बात करें, ये इनकी जो रिएक्टिविटी इतनी यूनिक, मतलब इतनी वर्सेटाइल रिएक्टिविटी क्यों शो करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो कार्बन प्रेजेंट है, एक तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है ना, जो इसको अलग तरीके से वर्सेटाइल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। इट मींस दैट ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, दिस इज योर पोलर इन नेचर, ये आपका पोलर नेचर का बॉन्ड है। ठीक है, पोलर नेचर का बॉन्ड है। तो पोलर नेचर का बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगी, अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की अटैक करने की, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो अटैक करेगी वो इस सेंटर पे अटैक करना जाएगी, जो ये वाला बॉन्ड है आपका, है ना। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आती है तो उस पर अटैक कहां से होने वाला है, उस पर जो भी अटैक होने वाला है आपका एफिशिएंट, जस्ट सेकंड आई राइट इट करेक्टली। तो कोई भी अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो उस पर जो अटैक होगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू होने वाला अटैक है। तो मोर ओवर मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखूं तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है मुझे, हम लोगों को, है ना। यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपका पोलर नेचर जनरेट कर रहा है ये कंपाउंड, और इसी पोलर नेचर की वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इसके एमओटी वाइज समझना चाहें, ठीक है, इफ यू डिस्कस अकॉर्डिंग टू एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू इसको अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, तो कार्बोनाइल के अंदर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अब जैसा कि ये पोलर बॉन्ड है तो सारी रिएक्टिविटी इसी पर होने वाली है, तो जो भी मैं इसकी एमओटी डिस्कस करने वाला हूं वो इसी बॉन्ड को लेकर होगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसी को लेकर के होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। आपके पास में इस सिस्टम में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, देन आपके पास में पाई स्टार भी है, देन आपके पास में यहाँ पे सिग्मा स्टार भी है। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड आपका, दिस इज योर कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन की, तो ये वाला बॉन्ड कैसा आपका पाई है, और ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग, ये जो ऑर्बिटल है आपका नॉन बॉन्डिंग है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन का एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार है, दिस इज योर पाई स्टार। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कार्बन ऑक्सीजन की तो दिस इज योर सिग्मा स्टार। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें फिलिंग की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड के, तो ये पाई ऑर्बिटल आपका फील्ड है। और नॉन बॉन्डिंग यानी कौन से वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, और पाई स्टार और सिग्मा स्टार क्या होगा आपके पास में, वेकेंट होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बनता है, यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करने वाली होगी, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है अटैक करने वाली होगी स्टूडेंट्स, तो वो कहां पे अटैक करेगी, इट विल अटैक ऑन द पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अटैक विल टेक्स प्लेस एट पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना आप लोग। और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अगर अटैक होगा आपका, वो कहां से अटैक होने वाला है, ये वाली जो, यानी जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यानी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर में, यहां से आपका क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये किस पे होगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे होगा।
ओके, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ही आप क्या कर सकते हो, आगे चीजें काफी इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मूविंग अहेड, जो आपके पास में रिएक्शन है, अब जैसे कि हम देख चुके हैं यहाँ पे आपके पास में जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर में मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, यानी इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर भी आपका शो कर सकता है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड इसके अंदर में जो होंगे हमारे पास में रिएक्शंस होंगे और उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, और सीरीज वाइज हम लोग हर लेक्चर में क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन आपके पास में शो करता है, सबसे पहली रिएक्शन जो यहाँ पे शो होगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कई लोगों को अगर नहीं पता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, तो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में दिख जाएगा, शुरू में जो मैंने बता रखा है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, वहां आपको पता चल जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। अब एज इट मेंशन्ड हियर, यहाँ पे आपके पास में एक एडिशन रिएक्शन है, तो अगर एडिशन रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका पाई से कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है इट इज एन एडिशन रिएक्शन। देन सिंपल हमारे दिमाग में एक थॉट जनरेट होता है दैट यहाँ पे आपके पास में पाई से किसका फॉर्मेशन होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड का। और ये जो पाई से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशन होगा, या तो क्या होगी आपके पास में एसिडिक कंडीशन होगी, यानी एसिडिक मीडियम होगा, या आपके पास में क्या रहने वाला है, या आपके पास में क्या रहने वाला है, आपके पास में बेसिक मीडियम रहने वाला है। तो दो मीडियम आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, एक होगा एसिडिक मीडियम और एक होगा आपके पास में बेसिक मीडियम। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, मैं दोनों कंडीशंस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अब इन बेसिक मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, हम लोग बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम मतलब, अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज प्रोटॉन हो गई, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या हो गई, प्रोटॉन हो गई, अगर वो प्रोटॉन हो गई, तो प्रोटॉन के केस में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, ठीक है, फॉर प्रोटॉन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एंड बेसिसिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, लेकिन कोई भी एसिड बेस जब रिएक्शन होती है तो वहां पे प्रोटॉन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कब, जब किसके लिए जाएगा, वो प्रोटॉन के लिए जाएगा, ओके। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन, है ना, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो हमारे पास में सपोज करके कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने R1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया हम लोगों ने, R2 ले लिया, और हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल, और ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल क्या है, इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ इट्स एसिड, है ना। ये आपके पास में क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एसिड है और इसका कंजुगेट बेस है ये, दिस इज द कंजुगेट बेस, जैसे ये NU माइनस है, दिस इज द कंजुगेट बेस CB ऑफ इट्स एसिड, अपने एसिड का क्या है, ये कंजुगेट बेस है, यहाँ ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे होगा क्या आपके पास में, आपके पास प्रोडक्ट बनने वाला है ये OH, यहाँ पे आएगा आपके पास में, NU आएगा, और यहाँ पे आपके पास में R1 है और क्या है यहाँ पे आपका R2 है। एंड इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, अगर आपके पास में R1 R2 के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो कार्बन जनरेट होगा, ये जो कार्बन जनरेट होगा, यहाँ पे कैसा कार्बन जनरेट होगा, आपका एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होगा, यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट होगा। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब ये है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, और दूसरी बात ये भी कि ऑल अदर एटम्स आर डिफरेंट, है ना, दूसरी बात ये भी यहाँ पे कि ऑल 4 एटम्स आर डिफरेंट, ऑल 4 एटम्स आर डिफरेंट। तो ऐसा कुछ केस जनरेट होता है, तो आपके पास में क्या है, वो आपके पास में क्या जनरेट करता है, एसिमेट्रिक सेंटर को जनरेट करता है। इस चीज को ध्यान रखना, ऑल 4 एटम्स आर डिफरेंट, सारे 4 एटम्स क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे आपके पास में 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, वन इज R एंड अनदर वन इज S, यानी नॉमेनक्लेचर के टर्म में अगर हम लोग बात करें। अब यहाँ से यहाँ जाने में चेंजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में चेंजेस आ रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास sp2 कार्बन था, बॉन्ड एंगल कितना था आपके पास में 180 डिग्री, और यहाँ पे जाने में जब ये sp3 कन्वर्ट होता है तो अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका 108 डिग्री करीब हो गया, है ना, sp3 कार्बन का।
तो ये चेंजेस आया, पहला चेंज। दूसरा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया, sp2 से किसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे sp3 में। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका s कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री है, और यहाँ पे कितना आपके पास में 100 डिग्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्टेरिक क्राउडनेस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, दैट हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। अभी हमने बोला है कि ये बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। बेस कैटलाइज यानी बेस आपका फर्स्ट स्टेप में यूज होगा और देन लास्ट स्टेप में आपका उसी तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें R1 R2, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो सेंटर है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये पाई स्टार में अटैक करेगा। और जैसे ही पाई स्टार में अटैक करेगा तो उसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। एमओटी की वाइज समझे तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एमओटी के टर्म में समझे, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है कि पाई स्टार में अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग में तो हमने पीछे केस में देखा, यहाँ देखो बॉन्डिंग में तो हमने देखा तो पाई में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और अब एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया आपको बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 0 हो गया, बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो गया। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जनरेट करेगा इस तरीके से, यहाँ NU आ गया, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो गया। एंड एज यहाँ पे मैंने आपको बताया दिस वाज स्टेबल, यहाँ पे आपके पास में स्टेबल था, sp2 था, और यहाँ पे sp3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा, sp2 से sp3 की तरफ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। तो यानी जो पहला स्टेप यहाँ पे होगा इट विल बी वेरी स्लो स्टेप, और अगर ये स्लो स्टेप है स्टूडेंट्स तो ये कैसा होगा आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना किस पर, आपका कार्बोनाइल सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में जो आपने एसिड लिया था उससे प्रोटॉन आपका ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद में ये कन्वर्ट करेगा इसको अल्कोहल में, एडिशन प्रोडक्ट में, मतलब, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया एसिमेट्रिक सेंटर, और यहाँ से निकला क्या आपका, साथ में आपका NU माइनस निकला। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक देखो, एक बहुत कमाल की चीज है, यहाँ पे NU फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ और NU आपका लास्ट स्टेप में निकला यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो NU माइनस था, अब हमने इसको बोला कि मैंने बताया ना आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस एक ही होता है, तो NU जो है आपका ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेविंग एज कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है आपके पास में, कैटलिस्ट वो होता है जो आपका फर्स्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व हो और लास्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व हो, बिहेविंग एज कैटलिस्ट। जो लास्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व और फर्स्ट स्टेप में भी इन्वॉल्व होने का मतलब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन में टेक पार्ट करे और लास्ट स्टेप में आपका वैसे का वैसे निकल जाए, तो उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं ना, which can enhance the rate of reaction without getting consumed in the reaction। सिंपल सी बात है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। दिस इज योर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, catalyzed reaction। and if R1 is not equal to R2, if R1 is not equal to R2, then यहाँ पे जो आपके पास में सेंटर जनरेट हो रहा है, it is your asymmetric center because it is your sp3 hybridized। you have to remember this। so it is basically your this one is your base catalyzed nucleophilic addition reaction on the carbonyl functional group। okay, now second जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे that will be discussed in acidic medium। अगली जो रिएक्शन हमारे पास में it will be discussed in acidic medium। this we will discuss in acidic medium। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे कैसे आपके पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, और हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं एसिड यानी H+ एंड HNu, है ना, जहाँ से प्रोटॉन आएगा आपके पास में। तो ये फॉर्म करेगा आपके पास में OH, यहाँ पे आपके पास में NU आएगा, एंड यहाँ पे आपके पास में R1, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में R2 रहेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप में अब इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहें, इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी करें कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से, मैकेनिज्म की बात करें अगर हम लोग, तो मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास में R1 और R2 है। अब आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले सोचना है कि रिएक्शन होगी क्यों, है ना। आपके पास H+ आया पहले स्टेप में, है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपको कहाँ भागना है, आपको वहां भागना है कि जहाँ पे इस पे इसको डोनर मिले। तो इसकी एमओटी से अगर हम लोग देखें तो डोनर की एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डोनर एनर्जी मस्ट बी हाई, डोनर एनर्जी मस्ट बी हाई, मस्ट बी हाई। और
डोनर की एनर्जी हाई होनी चाहिए। इसको ये डोनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इससे ज्यादा एनर्जी है, फील्ड ऑर्बिटल ये है ना आपके पास में, और ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हम लोग होमो, होमो को बोलते हैं इसको हम लोग, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो एंड दिस ऑर्बिटल इज योर वेकेंट ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, और इसकी एनर्जी जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। तो दिस इज योर LUMO, LUMO मींस लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ लिख लेना है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो डोनर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो और वो कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे हमें दिख रहा है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में क्या होगा, ये R1 और R2 है आपके पास में, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, R1 और R2 रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस सेंटर पे, अगर हम लोग बात करें इस कार्बन सेंटर पे, इस कार्बन सेंटर पे जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपके पास बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड आपका वीक होगा और ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा इसमें, यहाँ OH, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में R1, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास में R2 रहेगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस दैट कि यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये OH बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा, और इसका मतलब ये सेंटर की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती है वो इसलिए मतलब फास्ट होने के पीछे रीजन क्या है, एसिड कैटलाइज्ड होने के पीछे रीजन क्या है, वो यही है कि ये जो OH इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे वो और भी पॉलर बना रहा है। ठीक है, तो आपको मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो ये OH इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इंटरेक्शन increases the CO bond polarity, CO bond polarity, इस CO bond की पोलैरिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब नाउ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड क्या फॉर्म करेगा आपके पास में, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में न्यूक्लियोफाइल हो गया, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में OH बन गया। ठीक है, और ये जो सेंटर आपका जनरेट हो रहा है दिस इज योर एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, ये आपका जो सेंटर जनरेट हो रहा है दिस इज योर एसिमेट्रिक सेंटर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्टेप होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये आपके पास में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और लास्ट स्टेप में आपके पास में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल आया होगा कहाँ से आया होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो आपका जनरेट हुआ होगा दिस इज कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस NUH, NUH आपका टूटा होगा किसमें, NU माइनस प्लस H प्लस में। अब यानी H प्लस आपका लास्ट में बच रहा है, तो अगर ये बच रहा है तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में भी यूटिलाइज हुआ था आपका, और लास्ट स्टेप में आपका यहाँ पे H प्लस निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा आपके पास में एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। दिस इज योर एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। कैटलिस्ट वो होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो फर्स्ट स्टेप में यूज होता है और लास्ट स्टेप में निकलता है विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन, बट इट ओनली एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ इन दोनों रिएक्शंस को समझ के मुझे ये समझ में आया कि जो रेट है आपका, रेट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनाइल सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनाइल सेंटर। अब यहाँ पे आपका GOC का रूल आएगा, तो जिसको GOC आती होगी वो इजीली कर समझ पाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। सेंटर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो R ग्रुप लगे हुए हैं ये कितना आपका हिंड्रेंस जनरेट कर रहे हैं, तो इस पर आपका रेट आपका डिपेंड करेगा, रेट आपका यहाँ से डिसाइड होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज जो हम लोग ने डिस्कस किया है बेसिक मैकेनिज्म्स को एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर में। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो रिएक्शंस इन पे होती हैं, जो डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है कार्बोनाइल में, जो मेंशन्ड है आप लोगों के सिलेबस में, एंड फर्दर हम लोग आगे एल्डोल कंडेंसेशन भी इसमें आपका डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कीजिए वीडियो को। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रीच मी आउट ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7895075117। ठीक है, और यू कैन मेल मी krishnadutt12@gmail.com. So this is my contact detail, gmail.com. So dear student, thank you so much. Take care of yours.